students, how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study democratic government. Okay, learning port. Different types of political systems in the world, types of democracy, elements of democracy, equality in a democracy, importance of rule of law in a democracy. Now, different systems of power structure in the world. Okay, to understand for democracy we need to understand different forms of government first. देखिए डेमोक्रेसी को समझने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या अलग अलग टाइप के फॉर्म्स होते हैं वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मोनार्की. Most countries in the Middle Ages had this form of government and some still have. Monarchy is generally hereditary. In this system, the ruling position is passed on to the rulers higher. Monarchy is of two types, absolute and constitutional. Okay, देखिए monarchy क्या होता है. अब मिडिल एजेस में काफ़ी सारे जो लोग थे इसी टाइप की गवर्नमेंट यूज़ करते थे, लेकिन अब आज के टाइम पे कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आज के टाइम पे भी ये चीज़ यूज़ की जाती है. बेसिकली मोनार्की हायरार्की होती है. आपके जो हायर होता है वही आगे जाके गद्दी पे बैठता है. ओके, अब मोनार्की दो तरीके की होती है, एब्सोल्यूट और कॉन्स्टिट्यूशनल. In an absolute monarchy, the ruler has unlimited power and there are a few laws. Countries like Brunei and some Middle Eastern countries have absolute power. देखिए जो एब्सोल्यूट मोनार्की होती है, यहाँ के जो रूलर्स होते हैं उनके पास अनलिमिटेड पावर होती है और कुछ लॉज होती हैं, ज़्यादा लॉज नहीं होती. जैसे कि कंट्री यहाँ पे नाम बताया गया है ब्रुनेई और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं. इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की द रूलर हैज़ लिमिटेड सेट ऑफ पावर्स. ही शी ऑपरेट्स विद इन अ रिटन और अनरिटन सेट ऑफ लॉज. कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, जापान एटसेट्रा हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है, जो रूलर होता है उसके पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं. ओके, वो ऑपरेट उन रिटन रूल्स के थ्रू ही कर पाते हैं. ओके, डिक्टेटरशिप. It is a form of non-democratic government in which the political power lies in the hands of the one man helped by the military. देखिए डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक ही आदमी होता है जिसके हैंड्स में पावर होती है. ओके, नाउ the leader is not elected and attains and maintains power forcibly. This does not allow hereditary system like a monarchy. The people of the country do not have much freedom. Even the media is controlled by the government. Countries like Syria, Cuba, North Korea and many countries in Africa and South America have dictatorship governments. देखिए अब डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं देती अपनी कंट्री में. ठीक है, लोगों को ज़्यादा खुलापन नहीं मिलता है. जैसे कि ये कंट्रीज जिसमें डिक्टेटरशिप चल रही है वो है सीरिया, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, कुछ कंट्रीज अफ्रीका और साउथ अमेरिका की भी हैं. ओके, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. इट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. In this system, the country is ruled by a single party known as the Communist Party. देखिए इस गवर्नमेंट में एक सिंगल पार्टी चलाती है जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं. No other political parties allowed to exist. People have no freedom and no choice to change the government. Today, communist government exists in China, Vietnam and Laos. देखिए सिंगल पार्टी जो है वो रूल चलाती है, कोई फ्रीडम नहीं मिलता लोगों को गवर्नमेंट के थ्रू. ओके, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है वो है चाइना और वियतनाम, लाओस में. ओके, डेमोक्रेसी. Democracy is a form of government in which people elect their own representatives. The word democracy is derived from the Greek word demos, meaning people, and kratos, which meaning of the role of government. Okay, देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग इलेक्ट करते हैं. ओके, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और चूज करते हैं कि कौन आगे जाएगा. ओके, ये ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेसी. डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्राटोस जिसका मतलब होता है रोल ऑफ गवर्नमेंट. Hence, democracy is a rule of the people of their representatives. The well-known definition of democracy given by the Abraham Lincoln describes as democracy is the government of the people, by the people and for the people. देखिए जो अब्राहम लिंकन है उन्होंने इसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से बताया है. उन्होंने बोला है कि डेमोक्रेसी जो है ये पीपल की है, लोगों की है, ये लोगों के थ्रू है और लोगों के लिए है. ओके, नाउ इक्वालिटी एंड फ्रीडम are two guiding principles of democracy. Equality means that all people are equal
before the law and each one should be given the same benefits and opportunities. A democratic form of government ensures that its citizens are guaranteed their fundamental rights which are mentioned in the constitution. देखिए इक्वालिटी और फ्रीडम जो है ये दो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं डेमोक्रेसी के. इक्वालिटी मतलब हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट करेंगे आप, ओके, उनको बेनिफिट्स देंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज उनके लिए रखेंगे, ओके. Constitution is a set of laws and rules based on the which political unit is administered. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल होता है जिसके थ्रू जो पॉलिटिकल यूनिट है उसको एडमिनिस्टर किया जाता है. Most countries in the world today have democratic form of government. For example, India, America, France, UK, etc. are democracies. Okay, देखिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में है आज के टाइम पे, जैसे इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, यूके. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन डिटेल. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में इन डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके. Emergence of democracy. The birth of democracy can be traced by back to ancient Greece. देखिए एंशियंट ग्रीस से इसका बर्थ हुआ था, ओके, ये लेके आया गया था. The first democratic government was created in the city-state of Athens in the 6th century BC. In the Athenian democracy, all the male citizens were part of the body called the assembly that took all the decisions. However, women, slaves, and people from the city-states residing in Athens did not have any voting rights. देखिए तो सबसे पहले ये ग्रीक से शुरू हुआ था और 6th सेंचुरी BC में ये स्टार्ट हुआ था. जो एथेनियन डेमोक्रेसी है वहाँ पे चलाई गई थी. मेल सिटीजन्स वहाँ के पार्ट थे, ओके, उनको लिया जाता था. और विमेन, स्लेव्स, पीपल जो थे वो सिटी स्टेट्स रिजाइडिंग के लोग थे जिनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया जाता था उस टाइम पे, ओके. डेमोक्रेसी फ्लोरिश्ड फर्दर ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर 509-27 BC. However, with the rise of the feudalism during the Middle Ages, democracy was forced to take a backseat as a power of the king and the noble increased enormously. In the middle of the 13th century, tired of the tyranny of the kings, the nobles of the England come together and forced the king to sign a document called the Magna Carta 1215 AD. This was done to restrict the king's powers, meaning great letter in Latin. It stated that the king had to obey the law like all the people. It stated that the king had to obey the law like all other people, and if the king broke the law, the nobles had the right to remove him and choose a new one. देखिए जो किंग थे वहाँ के वो काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे थे अपने पावर का. तो इंग्लैंड के नोबल्स जो थे उन्होंने एक साथ आके डिसाइड किया कि मैग्ना कार्ट नाम का जो डॉक्यूमेंट है वो फोर्सफुली उन्होंने किंग से साइन कराया. और वो डॉक्यूमेंट ये कहता था कि जो लॉ बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं वो किंग को भी फॉलो करना पड़ेगा. उनके जो राइट्स हैं वो उनसे छीने गए. जिस तरीके से वो लोगों पर हुक्म जमा रहे थे उन सारी चीज़ों को हटाया गया. ओके. द नोबल्स फॉर्म्ड अ काउंसिल टू एक्ट एज अ कंट्रोलिंग बॉडी ऑन द पावर ऑफ द किंग. फॉर एग्जांपल, द किंग कुड नॉट इम्पोज एनी न्यू टैक्सेस अनलेस अप्रूव्ड बाय द काउंसिल. अब किंग कोई भी न्यू टाइप के टैक्सेस नहीं उन पर लगा सकता था जब तक काउंसिल उसको अप्रूव नहीं करते. ओके. Two major revolutions, the American War of Independence 1775-83 AD and the French Revolution 1789-99 AD, were important steps in restricting the power of monarchies and establishment of governments based on the principles of democracy. दो मेजर रेवोल्यूशन जो थे, एक था अमेरिकन वॉर इंडिपेंडेंस के लिए और दूसरा था फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके. ये दो मेन ऐसे स्टेप्स लिए गए थे मोनार्कीज को एस्टैब्लिश कराने के लिए. ओके. अब the American War of Independence. The American War of Independence was the war between the king and the Great Britain and the 13 British colonies in America who revolt against their alliances to the British monarchy. It ultimately led to the adoption of United States Declaration of Independence, which announced the independence of the 13 colonies and was an important step towards negation of the supreme power of the monarch. Okay, देखिए
अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि हुआ था किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और 13 ब्रिटिश कॉलोनीज इन अमेरिका में, ओके, वो रिवोल्ट था किसके अगेंस्ट? अलायंस, ब्रिटिश मोनार्की के अलायंस जो चल रहे थे उसके अगेंस्ट रिवोल्ट था, ओके। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो अडॉप्टेशन थी यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन की इंडिपेंडेंस के लिए, वो आगे आई थी, ओके। और उन्होंने अनाउंस किया था इंडिपेंडेंस के लिए 13 कॉलोनीज ने, ओके। नाउ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंस्पायर्ड स्ट्रगल अगेंस्ट मोनार्कीज इन यूरोप टू। अब देखिए, जो अमेरिकन वॉर था उसके बाद यूरोप में भी उस टाइप की स्ट्रगल होने लगी थी, okay. One of the most important effect of the French Revolution 1789 was led to the overthrow of French monarchy and change in the social structure of France. देखिए, इनका मेन मोटिव जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन का 1789 में, कि जो फ्रेंच मोनार्की है वो उसको हटा के उसके स्ट्रक्चर को, सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते थे, ओके। आगे बढ़ते हैं। Now, the French society was divided into 3 separate classes known as estates. The first estate enjoyed the highest status, made up the priest and religious, the leaders. The second estate was made up of the nobility, while the third and lowest estate consists of everyone else, including the peasants, that is over 97% of the population of France. The nobles collected taxes and rent from the peasants who lived on their lands. The nobles led a lavish life while the peasants suffered due to the extreme poverty. देखिए, फ्रेंच सोसाइटी ने 3 सेपरेट पार्ट्स में अपनी क्लासेस को उन्होंने बांटा था, जिसको एस्टेट्स बोला जाता था। तो जो पहला एस्टेट था, फर्स्ट एस्टेट था, उसमें हाईएस्ट स्टेटस के लोग आते थे, जैसे कि प्रीस्ट और रिलीजियस या फिर लीडर्स, ओके। और सेकंड एस्टेट में आते थे नोबिलिटी, जो नोबल लोग थे वो आते थे, ओके। और थर्ड एस्टेट में सबसे लोवेस्ट लोग आते थे, जिसमें पीजेंट्स और 97% ऑफ द पीपल, पॉपुलेशन जो थी फ्रांस की, वो आती थी, ओके। और इन लोगों ने क्या किया था, जित नोबल्स क्या करते थे, जाके टैक्सेस कलेक्ट करते थे पीजेंट से और बाकी जो लोग वहाँ पे रह रहे थे उनकी लैंड पे। और जो नोबल्स थे काफ़ी लेविश लाइफ जी रहे थे, पीजेंट सफ़र करना पड़ रहा था क्योंकि पॉवर्टी थी, ओके। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज जनरली कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप में इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इट इज अ सिस्टम इन विच ऑल एडल्ट पीपल मीट एंड टेक डिसीजंस ऑन पॉलिटी इनिशिएटिव्स। दिस इज feasible when the number of people is less. It exists in some cantons and Switzerland in the present. देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? ये एक सिस्टम है जहाँ पे एडल्ट पीपल मिलते हैं और डिसीजंस लेते हैं अपनी पॉलिसी इनिशिएटिव्स के लिए, ओके। और फिजिबल होता है कुछ लोगों के लिए, कुछ के लिए नहीं होता है, ओके। और ये एग्जिस्ट करता है स्विट्जरलैंड में, ओके। इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, it is a system in which all adults elect their representatives through voting done by a secret ballot. Thus, indirect democracy refers to a system of government in which the people control the government through elected political officials. This form of democracy exists in various countries like India, UK, USA, France, etc. देखिए, ये जो सिस्टम है इसमें एडल्ट्स इलेक्ट होते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, वोटिंग की जाती है और जो बैलेट होता है उसको उसके थ्रू सिलेक्ट किया जाता है, ओके। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है एक सिस्टम गवर्नमेंट का जिसमें जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल करते हैं इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टीज, ओके, ऑफिशियल्स को। नाउ ये एग्जिस्ट करता है इंडिया में, यूके, यूएसए और फ्रांस में, ओके। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी व्हाइल द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। द रियल पावर रेस्ट with the council of ministers headed by the prime minister of the center and the chief minister in the states. The party with the largest number of members in the parliament forms of government, president in the nominal head, okay. सबसे पहला यहाँ पे है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके। इसमें क्या होता है, जो पार्लियामेंट होती है वो सुप्रीम होती है लॉ मेकिंग में, ओके। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं यहाँ पे। रियल पावर्स जो है वो किसके हाथ में होती है? मिनिस्टर्स, ओके, जो किनके थ्रू बनाए गए हैं? प्राइम मिनिस्टर्स के थ्रू बनाए गए हैं, ओके। और चीफ मिनिस्टर जो कि स्टेट्स के होते हैं, ओके। नाउ प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
In this system, the president is elected directly by the people. लोगों के थ्रू डायरेक्टली प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है. द पार्लियामेंट हैज नो कंट्रोल ओवर द प्रेसिडेंट. पार्लियामेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता प्रेसिडेंट के ऊपर. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज द गवर्नमेंट. हेड ऑफ स्टेट, स्टेट के हेड होते हैं एज वेल एज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के स्टेट होते हैं. यहाँ पे स्टेट का मतलब कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है, स्टेट मतलब कंट्री है. ओके, आगे बढ़ते हैं. Unitary form of government. In the system, the states are controlled by the central government and states do not have much powers in framing policies and decisions making. This system exists in France, China and Japan. देखिए, अब इस सिस्टम में क्या होता है, स्टेट्स कंट्रोल किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और जो स्टेट्स जिनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं होती, डिसीजन मेकिंग नहीं होता, इस टाइप की जो स्टेट्स होती हैं ये हैं फ्रांस, चाइना और जापान में. ओके, Federal form of government. In this system, powers are divided between central government and state government. The constitution is both rigid and written. In case of conflict between the central law and state law, the central law will prevail. देखिए, इस सिस्टम में क्या होता है, पावर डिवाइड हो जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में. ओके, और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों होता है, रिजिड और रिटन दोनों तरीके से होता है. अगर किसी की लड़ाई होती है दोनों में से किसी में भी, तो जो सेंट्रल लॉ या फिर स्टेट लॉ दोनों में से होती है, तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करती है. ओके, एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. The goal of a democracy is to bring about equality and secularism. Democracy is considered to be the best form of government nowadays. It has the following essential elements. देखिए, गोल क्या है डेमोक्रेसी का, कि उन्हें इक्वालिटी लेके आनी है, सेक्युलरिज्म लेकर आना है. ओके, तो कुछ फॉलोइंग इनके एलिमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं जरूरी. सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. फर्स्ट इज फॉर्मल इक्वालिटी. Equality is a pillar of democracy. Nature has made all men equal and this is the base of democracy. No discrimination is made on the basis of caste, color, creed and birth. Only merit is given importance. All the equal of the eyes of law and some ways apply to the people equally. All are given equal opportunities and hold public offices and nobody is given my special or privileged treatment. Okay, देखिए, इक्वालिटी की यहाँ पे बात हो रही है. तो डेमोक्रेसी के हिसाब से कास्ट, क्रीड, कलर, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे किसी को जज नहीं किया जाता, सबको इक्वली ट्रीट करना है. ओके, नाउ लिबर्टी. लिबर्टी इज अनदर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. विदाउट लिबर्टी men cannot make the fullest development. Freedom of thought and expression, freedom to form association, freedom to citizen the government, freedom of press can be enjoyed by the citizens only in democracy. These freedoms of essential for self expression and development. देखिए, liberty is important pillar of democracy. लिबर्टी के बिना जो मैन है वो अपनी डेवलपमेंट फुलेस्ट कर ही नहीं पाएगा. ओके, तो लिबर्टी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, ये एसोसिएटेड है फ्रीडम से, और फ्रीडम अगर होगा तभी एक पर्सन जो है वो सेल्फ एक्सप्रेशन ढंग से कर पाएगा, खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा. ओके, पॉपुलर पार्टिसिपेशन. Popular participation is the foundation of democratic setup. Without it, democracy can neither be real nor fruitful. Popular participation means participation of the people in running of the government in the activities of state. Adult franchise is the most popular form of popular participation. Popular participation क्या है? एक फाउंडेशन है डेमोक्रेटिक सेटअप का. ओके, इसके बिना डेमोक्रेसी ना तो रियल होती है ना ही फ्रूटफुल होती है. इसके थ्रू क्या होता है, लोग बनाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट को रन कराते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं. ओके, स्टेट के लिए एडल्ट फ्रेंचाइज जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पॉपुलर पार्टिसिपेशन में. ओके, आगे बढ़ते हैं. डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म. इन अ डेमोक्रेसी देयर इज अ डेफिनाइट decision making mechanism which is in the hands of people. The people elect their representatives who from the legislature or parliament which passes various bills and makes law according to which the country is governed. The majority part of parties in the parliament from the government. If any government fails to serve the people, it can be changed in the next इलेक्शंस. ओके, देखिए, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये यहाँ पे लोगों का जो है रोल होता है, वो लोग इलेक्ट करते हैं, वोटिंग करते हैं, इलेक्ट करते हैं और अपने लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं. ओके, एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंस.
In a democracy, nothing can be imposed on the people. The elected representatives of the people can express their differences freely. The spirit of give and take, the spirit of accommodation make the democracy popular in the modern world. देखिए डेमोक्रेसी में ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ किसी और लोगों पर थोप नहीं सकता है, इम्पोज नहीं कर सकता है. ओके, लोग खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली. Okay, democracy is based on the tolerance of accommodation, otherwise it is likely to become a majority dictatorship. Difference between the ruling party and opposition are settled amicably. जो भी differences होते हैं ruling party या फिर opposition में वो बैठ के सुलझाए जाते हैं. Okay, now enhancing human dignity. It is only in a democracy that liberty, equality and fraternity can be ensured. Not only political liberty is ensured, but all efforts are made to ensure economic liberty as well. In our country, equality in all spheres, example civic, social, political and economic, has been assured to all the citizens. देखिए अब पॉलिटिकल लिबर्टी जो है वो सारे एफर्ट्स डालती है इकोनॉमिक लिबर्टी को बनाने के लिए. ओके, हमारी कंट्री में इक्वालिटी जो है हर स्फेयर में आती है, सिविक, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक. ओके, सोशल इक्वालिटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय बैनिंग अनटचेबिलिटी. सोशल इक्वालिटी को कैसे बनाया गया है? अनटचेबिलिटी जो है, अछूतपन जिसको बोलते हैं, उसको हटा के सोशल इक्वालिटी लेकर आई गई है. ओके, इकोनॉमिक इक्वालिटी इज अश्योर्ड टू पीपल बाय बैनिंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ओके, इकोनॉमिक इक्वालिटी लेके आई गई है ताकि जितने भी एक्सप्लॉयटेशंस होते थे वीकर सेक्शन में उन सबको हटा के लेके आई गई है. ओके, नाउ steps have been taken by the Indian government for the welfare of scheduled caste and scheduled tribes and other backward classes. Adequate arrangements have been made for their representation in the Lok Sabha and states assemblies. Reservation in services, education, etc. have been made for such caste and tribes as to enhance their social status and dignity. देखिए SC, ST इनको लेकर जो बैकवर्डनेस थी, बैकवर्ड क्लासेस को लेके जो भी चीज़ें थी सबको हटाया गया है, इनको रिजर्व्ड क्लासेस में लेके आया गया है, इनकी सर्विसेज को रिजर्व रखा गया है, एजुकेशन में भी, सर्विसेज में भी. ओके, और इनकी स्टेटस को और डिग्निटी को इक्वालिटी मिली गई है. ओके, नाउ थिंकिंग शॉर्ट. कैन डेमोक्रेसी एग्जिस्ट व्हाइल गिविंग वेरियस फ्रीडम टू द पीपल ऑफ अ कंट्री? व्हाई और व्हाई नॉट? ये आप खुद से करेंगे. ओके, नाउ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी. Equality is the basis of democracy. In a democratic government, all citizens enjoy equal rights irrespective of their caste, creed, religion, education, color and language. The Indian Constitution recognizes every person as equal. Every individual, male, female, from all castes, religion, tribes, economic and social backward backgrounds is equal. Thus, the equal treatment of people irrespective of differences of caste, class, sex and religious is known in equality. देखिए इक्वालिटी हर एक चीज़ को लेके आई गई है, चाहे वो कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन, एजुकेशन, कलर, लैंग्वेज, सब में इक्वालिटी है. ओके, कोई भी इंडिविजुअल है, मेल है, फीमेल है, हर पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, इकोनॉमिक, सोशल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं देखा जाता, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है. Excerpt from Article 15 of the Indian Constitution. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ओके, देखिए अब यहाँ पे आर्टिकल 15 के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिट की गई हैं, जैसे कि रेस, caste, sex, place of birth. Okay, the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religious, race, caste, sex, place of birth or any of them. No citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, destruction and condition with regard to access to shops, public restaurants, hostels, places of public entertainment. ओके, देखिए एक स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किस किस चीज़ में, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. ओके, कोई भी सिटीजन जो हैं उनको ग्राउंड्स के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए. कोई डिसेबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंडीशन कुछ नहीं होना चाहिए रिगार्ड्स टू, चाहे उसकी एक्सेस टू शॉप हो, पब्लिक रेस्टोरेंट हो, कहीं पे भी कोई भी आना जाना सबके लिए पॉसिबल होना चाहिए. ओके, या फिर और द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, roads or places of public resort maintained wholly or partly out of state funds
और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जेनरिक पब्लिक। देखिए ये सारी चीज़ों पे भी रोक टोक नहीं करनी चाहिए। जो लोअर कास्ट लोग हैं काफ़ी ज़्यादा फेस करते हैं, उन्हें सेम वेल से पानी नहीं भरने दिया जाता, ना घाट पे जाने दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ में भी इक्वालिटी आनी चाहिए। ओके, फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी। Various forms of equality are as follows. Political equality. Every citizen enjoys equal opportunities in political sphere in a democracy. In India, every citizen above the age of 18 years, irrespective of caste, religion, etc., is allowed to vote, and every person with required qualifications can stand for elections. Moreover, everyone is equal in the eyes of law. So, for all the citizens have पॉलिटिकल इक्वालिटी। देखिए पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो किस किस के हिस्से आती है, वो पर्सन जो 18 ईयर्स से ऊपर का है, ओके, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, रिलीजन का है, ओके, और कोई भी क्वालिफिकेशन जो है उसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो इलेक्शंस में भी आ सकता है। ओके, नाउ रिलीजियस इक्वालिटी। व्हेन ऑल द रिलीजन्स आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इट इज कॉल्ड रिलीजियस इक्वालिटी। बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सारे रिलीजन्स को इक्वल ट्रीट किया जाता है, उसे रिलीजियस इक्वालिटी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Economic equality. When all the citizens are benefited by getting equal opportunities to develop and progress, it is called economic equality. Equal pay for equal work is paid without any difference. सेम काम है, सेम पे है, तो जो पेमेंट है वो भी इक्वल होनी चाहिए, काम अगर सेम है तो। ओके, तो वो इक्वल इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है। ओके, सोशल इक्वालिटी। व्हेन ऑल द पीपल एंजॉय सिमिलर राइट्स टू एक्सेस ऑल पब्लिक प्लेसेस लाइक प्लेग्राउंड्स, हॉस्टल, शॉप्स, मार्केट्स एक्सेट्रा विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इट इज कॉल्ड सोशल इक्वालिटी। बाहर जब आप जाते हो तो कोई भी चीज़, कहीं भी आप जा रहे हो, किसी में रोक टोक नहीं है, हर एक पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हो, प्लेग्राउंड्स, हॉस्टल्स, शॉप्स, मार्केट्स, कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं सोशल इक्वालिटी। Civil equality. When all persons are subjected to the same laws in enjoyment of their various rights and liberties, it is called civil equalities. जब उनके various rights हैं, liberties हैं, जब उनको equally treat किया जाता है, वहाँ पे उनकी enjoyments होती है, उसको हम civil equality कहते हैं। Did you know Rosa Parks, 1913 to 2005, was an African American woman tried from a long day at work. She refused to give up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which the African Americans were treated, and which came to be known as the Civil Rights Movement. The Civil Rights Act of 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion and national origin. ओके, देखिए रोजा पार्क्स एक विमेन है यहाँ पे। जब वो ट्रैवल कर रही थी बस में, उन्होंने अपनी सीट देने से रिफ्यूज़ कर दिया एक वाइट मैन को, तो वहीं से कहीं ना कहीं जो इनकी लड़ाई थी वो शुरू हो गई थी अफ्रीकन अमेरिकन की। ओके, उनको सिविल राइट्स चाहिए थे, सिविल राइट्स मूवमेंट्स वहाँ से चालू हो गई थी। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन अ डेमोक्रेसी। All people are equal in the eyes of law and enjoy equal protection of law. This is termed as rule of law, which is the foundation of democracy. देखिए सब लोग इक्वल होते हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी की नज़र से अगर देखें, हर एक इंसान इक्वल होता है। ओके, तो उसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। Upholding the rule of law might be important because it maintains that innate sense of justice and improves the life of people. Democracy cannot flourish without the rule of law of people. It is important because it checks abuse of power by authorities. It treats everyone equally without discrimination. It empowers individuals with rights which cannot be taken away easily. Its supremacy ensures no person can claim to be above the law. It leads to fairness, both substantive and procedural. It ensures adherence to principles of natural justice. It is the basis of criminal accountability and punishment. Okay, देखिए जो लॉ है उसकी नज़र में सब पीपल इक्वल हैं, ठीक है, रूल ऑफ लॉ से कहा जाता है। ओके, अब रूल ऑफ लॉ जो है वो मेंटेन करके रखती है हर एक चीज़ को, जिसमें जस्टिस इंप्रूव हो रही है, लोगों की लाइफ इंप्रूव हो रही है। ओके, जस्टिस डेमोक्रेसी जो है वो फ्लोरिश करती है लो प्लेसेस में। कुछ इंपॉर्टेंस भी है इसकी, जैसे कि ये चेक करती है कि अथॉरिटीज़ में अब्यूज़ तो नहीं हो रहा है, हर कोई एक दूसरे को इक्वली ट्रीट कर रहा है, इंडिविजुअल राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं, कहीं वो छीन तो नहीं लिए जा रहे हैं। ओके,
सब लोग अपनी जो अगर आपके लिए इक्वालिटी है तो आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो, क्लेम कर सकते हो उस चीज़ को, ओके। फेयरनेस है या नहीं है, ओके। क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी के बेसिस पे पनिशमेंट भी दी जा सकती है, ओके। Okay, now let's come to the exercises. Tick the correct answer. The origin of democracy can be traced back to the city of states एथेंस, इसका नाम है एथेंस, ओके। इसका सही आंसर है, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करेंगे यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डीमोस, ओके। ग्रीक वर्ड से आया है ये, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। डिफाइन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? इट इज अ फॉर्म इन विच पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके। नाउ आगे के आप खुद से करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। डिस्कस द divisions of the French society into 3 classes before the French Revolution. French Revolution से पहले French society के जो 3 classes थे, जिसको क्या नाम दिया गया था? estates. First estate, second estate and third estate. First estate में आपके priest आते थे, ओके, और रिलीजियस लोग आते थे, ओके। सेकेंड एस्टेट में नोबल्स थे और थर्ड में आपके पीजेंट्स और बाकी 97% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन थी, ओके। तो जो लग्जरियस लाइफ थी वो कौन जी रहे थे? फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट वाले लोग, नोबल्स और जो आपके प्रीस्ट थे, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आउट ऑफ द बॉक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ? Why do you think it is important in a democracy? Democracy is based on a rule of law and equality. Explain. ये आप खुद से करेंगे।